हेलो एंड वेलकम टू सीरादीप्स एकेडमी। आज हम फॉर्मली अपना बिजनेस स्टडीज का बैच जो है वो शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। आज हम फॉर्मली बिजनेस स्टडीज का जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना बैच। बुक्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है कहाँ कहाँ से हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है प्लस जो जेके बोस का सिलेबस है, हम दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा क्या तरीका रहेगा कि हम पहले जेके बोस को लेके चलेंगे। जो मुझे लगेगा कि जेके बोस के सिलेबस में लेफ्ट ओवर चीजें हैं जो वहाँ पे कवर्ड नहीं है और एनसीईआरटी सीबीएसई में कवर्ड है, मैं उनको अपने कंटेंट में ऑलरेडी ले आऊंगा। ठीक है, तो आप अगर जेके बोस की बुक से पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़िए, प्लस मेरे कंटेंट में ऑलरेडी वो चीजें कवर हो जाएंगी जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है और आपके जेके बोस के सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात, अभी आपको बुक से पढ़ना है, बुक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप नोट्स पढ़ना चाहे या शॉर्टकट के लिए आप नोट्स ले या दूसरी चीजों से करना चाहे तो वो मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगा। आप अभी से हैबिट डालो कि आप बुक से ही पढ़ेंगे। ठीक है, बुक पढ़ने की आदत डालिए और किताबों से पढ़ना शुरू कीजिए अभी से। ठीक है, तो आइए इन सब बेसिक ओपनिंग कमेंट्स के साथ हम शुरू करते हैं आपका बिजनेस स्टडीज का बैच। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज, एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में, अपने पूरे लाइफ स्पैन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम करता है। ठीक है, एक इंसान अपने लाइफ स्पैन में बहुत सारे काम जो है वो अंजाम देता है। ह्यूमन परफॉर्म्स मेनी टास्क ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, उन टास्क को हम कलेक्टिवली बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम जिनमें एक ह्यूमन बीइंग एंगेज होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, टास्क्स या वर्क्स बोल लीजिए इन विच ह्यूमन बीइंग इज एंगेज्ड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज लाइफ। यानी अगर हम अपनी लाइफ भी एनालाइज करें तो सुबह से लेकर शाम तक हम डिफरेंट एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। हम बहुत सारे काम जो है वो अंडरटेक करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उन सारी एक्टिविटीज को हम इकट्ठे कलेक्टिवली एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट बात शुरू होगी वो ये होगी जो बिजनेस स्टडीज के रेलेवेंट है कि इन ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जो भी काम अपनी पूरी लाइफ में कहते हैं उनको ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। और उन ह्यूमन बींग्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्सेप्ट है। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम जो भी काम करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ उनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। और उन ह्यूमन एक्टिविटीज के दो पार्ट्स है, फर्स्ट इकोनॉमिक एंड सेकंड नॉन इकोनॉमिक। तो जो चीज हमें समझनी है बेसिकली वो ये समझनी है कि हमने इन ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया है, किस बेसिस पे डिवाइड किया है और इस डिवीजन का क्या पर्पस है, ये हमें कैसे सर्व करेगा। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या कहा अभी तक आपके साथ कि जो भी काम ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ उनको हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। और इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आप समझिए कि हमने दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया है। ठीक है, जो भी हम काम करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, डिफरेंट काम करते हैं, उनमें उनके दो पर्पस हो सकते हैं। ठीक है, उनके दो पर्पस हो सकते हैं। पहला पर्पस, पहला पर्पस जो हो सकता है वो होता है टू अर्न लाइवलीहुड।
जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में उर्दू में रोजगार कमाना। हमारी वो सारी एक्टिविटीज जो डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड, जिससे हम अपना रोजगार कमा सकते हैं, अपना डे टू डे लाइवलीहुड कमा सकते हैं, ठीक है। और टू ऑब्टेन सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल गेन, जिससे हमें कोई भी गेन हो, कोई भी फायदा हो जो फाइनेंशियल नेचर का हो। यानी वो सारी एक्टिविटीज जिनको हम करते हैं या तो इस पर्पस के लिए कि हम इससे अपना रोजगार कमाए, अपना पैसा कमाए, लाइवलीहुड को मनी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, या इससे हमें कोई फाइनेंशियल गेन हो, तो ऐसी एक्टिविटीज को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। नाम से ही पता चलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are undertaken to earn livelihood, undertaken to make some money or obtain any sort of financial gain। अगर हम इन पर्पसेस से कोई भी एक्टिविटी अंजाम दे रहे हैं तो ऐसी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि इनका जो पर्पस होता है, इनका जो मकसद होता है करने का, वो होता है हमारा पैसा कमाना। और पैसा कमाना या लाइवलीहुड कमाना इंसान की एक बेसिक नीड है, ठीक है। तो ये जो बेसिक नीड, अपनी लाइवलीहुड की नीड को पूरा करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब अपने आसपास देखिए, आप अभी स्टूडेंट्स हैं, आप अपने पेरेंट्स को देखिए। आपके पेरेंट्स सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। वो अपने काम पे जाते हैं, वो शाम को आते हैं, घर में बैठते हैं आप लोगों के साथ, अपने किसी सोशल फंक्शन में जाते हैं, अपने किसी सोशल ग्रुप में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, या अपने किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, या अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने दिन में वेरियस एक्टिविटीज करते हैं जिनको ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। लेकिन उन एक्टिविटीज में से एक जो पार्ट है वो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स अर्निंग द लाइवलीहुड या फॉर सम फाइनेंशियल गेन। कि अगर आपके पापा सर्विस में है तो वो सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, अगर वो शॉपकीपर है, बिजनेस करते हैं, तो उठ के अपने बिजनेस पे जाते हैं, अगर वो कोई कंसल्टेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, तो वो जाके अपना क्लिनिक पे, अपनी फर्म पे जाते होंगे। तो आपके पूरे दिन के एक्टिविटीज में से जो भी एक्टिविटीज जिनका पर्पस हो लाइवलीहुड कमाना, पैसा कमाना या कोई फाइनेंशियल गेन हासिल करना, तो इन एक्टिविटीज को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके अलावा जो दूसरी सारी एक्टिविटीज है वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्यों करते हैं वो आगे बताएंगे। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज होती है वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी वो सारी एक्टिविटीज जो हम करते हैं अदर देन लाइवलीहुड, अदर देन टू ऑब्टेन फाइनेंशियल गेन, अदर देन टू मेक मनी। यानी वो सारी एक्टिविटीज जो हम इसलिए करते हैं कि उसमें हमारा पर्पस लाइवलीहुड ना हो, उसमें हमारा पर्पस पैसा कमाना ना हो, उसमें हमारा पर्पस कोई फाइनेंशियल गेन हासिल करना ना हो, तो उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अगर अपना पूरा दिन देखिए तो आपको पूरे दिन में दो टाइप की एक्टिविटीज आपको दिखेंगी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इसको डिस्टिंग्विश क्यों किया गया है? इसको डिस्टिंग्विश इसलिए किया गया है क्योंकि आपको जो अपने करिकुलम में आगे पढ़ना है वो पढ़नी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसमें भी आपको बिजनेस पढ़ना है। तो इसलिए सबसे पहले डिस्टिंक्शन ये बताया गया है कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनके बारे में हम इस करिकुलम में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उनको हम यहाँ पढ़ के समझ के आगे अपने करिकुलम से एक्सक्लूड करेंगे। आगे हमने जस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ना है, उसमें भी हमने बिजनेस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसको कंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन को कंक्लूड करके हम इसमें डिटेल में समझेंगे। तो क्या हमने डिस्कस किया अभी तक कि अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ एक ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। कैसे हम कह सकते हैं कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? वो डिपेंड करेगा हम उसका पर्पस देखें। अगर कोई एक्टिविटी का पर्पस पैसा कमाना है, लाइवलीहुड कमाना है, या कोई फाइनेंशियल गेन जो है वो हासिल करना है, तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी विदाउट कोई फाइनेंशियल मोटिव, विदाउट कोई फाइनेंशियल गेन की जाए, ठीक है, तो उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ एक एग्जांपल देता हूँ
कि क्या हम किसी एक्टिविटी को देख के ये पहचान पाएंगे कि इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक? क्या हम किसी एक्टिविटी को देख के बोल पाएंगे कि एक्टिविटी मेरे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है? आंसर इज नो। हमें एक्टिविटी के पर्पस में जाना पड़ेगा। मैं 2 एग्जांपल देता हूं, आप मेरे इस पॉइंट को समझ पाएंगे। सपोज मैं आपको बोलूंगा प्लेइंग क्रिकेट, whether it's an economic activity or non economic activity, आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले आपने पूछना है कि क्रिकेट कौन खेल रहा है। अगर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है और इस क्रिकेट के अगेंस्ट, खेलने के अगेंस्ट उसको कोई पैसा मिल रहा है, तो ये एक्टिविटी उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई जाएगी, बिकॉज द पर्पस ऑफ प्लेइंग दिस क्रिकेट इज सम फाइनेंशियल गेन, इज टू अर्न लाइवलीहुड और टू मेक मनी। लेकिन अगर ये आम बंदा शाम को आधा घंटा 1 घंटा क्रिकेट खेल रहा है ऐसे ही रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, ठीक है, फैटिक मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, ऐसे ही जाके जैसे हम भी शाम को जाके आधा घंटा 1 घंटा खेल लेते हैं, तो हमारे लिए ये प्लेइंग क्रिकेट जो होगा ये होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज हमारा पर्पस यहाँ पे फाइनेंशियल गेन या लाइवलीहुड का नहीं। सिमिलरली मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कुकिंग ऑफ फूड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कुकिंग ऑफ फूड इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। आप सबसे पहले पूछेंगे पर्पस क्या है। अगर तो एक शेफ रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है और उस खाना बनाने के उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उसके लिए ये कुकिंग ऑफ फूड जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाया जाएगा, बिकॉज उसका पर्पस जो है वो है अर्न लाइवलीहुड, टू मेक सम मनी या टू अर्न सम फाइनेंशियल गेन। लेकिन अगर यही फूड एक हाउसवाइफ बना रही है अपने घर पे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, या अदर देन हाउसवाइफ कोई भी बना रहा है अपने घर पे ऐसे ही अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए खाना बना रहा है अपने घर पे और अपने मेंबर्स को खिला रहा है, चाय बना रहा है, खाना बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज इसका पर्पस जो है फाइनेंशियल गेन नहीं है। तो कुल मिला के पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप कोई भी एक्टिविटी देख के नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। आपने सबसे पहले उसका पर्पस पता करना है, बिकॉज किसी एक्टिविटी का इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक होना डिपेंड करता है उस एक्टिविटी को करने का जो है वो पर्पस क्या है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सफिशिएंटली आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। अब हम इन दोनों का डिस्टिंक्शन समझेंगे और डिस्टिंक्शन के जरिए ही हम और इन चीजों को समझेंगे कि इनका पर्पस क्या है। इसको और एलैबोरेट करेंगे हम एक डिस्टिंक्शन चार्ट के जरिए। ये लीजिए, तो आपका डिस्टिंक्शन चार्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया। बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं चीजों को एक्सप्लेन भी साथ साथ करूंगा। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन चार्ट आ गया आपके सामने, और इस डिस्टिंक्शन चार्ट के जरिए हम फर्दर समझेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो फर्स्ट जो हमने बनाया है डिफरेंस वो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कि ये एक्टिविटीज हम करते क्यों है। हम समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में क्या फर्क है। तो ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होता है वो इंसान करता है, वो एक ह्यूमन बीइंग करता है, किसके लिए? फॉर फाइनेंशियल नीड्स एंड परस्यूट्स। इसको समझिए, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी फाइनेंशियल नीड्स होती है। ठीक है, ये बेसिक, बहुत ही बेसिक सी बात है कि एज अ ह्यूमन बीइंग्स हमारी कुछ डेली जरूरतें हैं, हमारी कुछ डेली नीड्स है, और उन नीड्स को पूरा करने के लिए हमें चाहिए पैसा। ठीक है, हमारी कुछ नीड्स है। ठीक है, अब नीड्स के भी अपने टाइप्स होते हैं। नीड्स आपके पास बेसिक हो सकती है, मैं शायद लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था बेसिक नीड। बेसिक के बाद होती है कंफर्ट नीड, और कंफर्ट के बाद बंदा चाहता है ग्रोथ। ठीक है, ठीक है, तो चाहे बेसिक कंफर्ट या ग्रोथ कोई भी नीड हो, तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें चाहिए पैसा। मैं इसको बोलूंगा फाइनेंस। ठीक है, हमें चाहिए पैसा, तो अपनी नीड्स को पूरा करने में चाहिए पैसा। ठीक है, और ये पैसा कमाने के लिए, ठीक है, ये पैसा कमाने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी कोई ना कोई। ठीक है, कि अगर हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज नहीं होंगे तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो ये साइकिल कैसे बन रहा है, चार्ट कैसे बन रहा है, कि हमारी नीड्स है, हमें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, और उस पैसे को कमाने के लिए हमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी पड़ेगी।
तो आई होप आप ये साइकिल को समझ गए होंगे कि हमारी नीड्स है, नीड्स को पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए, बिकॉज आज की डेट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज पैसा है, मनी है, ठीक है। और उसके बाद वो पैसा हासिल करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी जिससे हम ये पैसा कमा पाए। तो उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हम में से सब लोग करते ही है, ठीक है, एग्रीड। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है, जो सेकंड स्टेप है, वो है वाई। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का? वो है फाइनेंशियल नीड्स और परस्यूट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्यों ये सब एक्टिविटीज करनी पड़ती है, एज अ ह्यूमन हम एक्टिविटीज क्यों करते हैं? तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती है वो होती है सर्वाइवल नीड्स, यानी हमें अपना सर्वाइवल के लिए कुछ नीड्स है और उनको हम पूरा करते हैं बाय अर्निंग आवर लाइवलीहुड। लेकिन इंसान जो है वो सर्वाइवल नीड्स पे सेटिस्फाई नहीं होता, उसके बाद उसको कंफर्ट नीड्स चाहिए। अब वो करता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कमाए 30,000, मान लीजिए एग्जाम्पल है, और उसमें से 10,000 या 15,000 जो है मेरी सर्वाइवल नीड्स पे जो है वो खर्च हुआ, ठीक है। तो 15,000 जो बच गए मैं उसकी सेविंग करूंगा, और उसको सेव कितनी नहीं करूंगा, उसको इन्वेस्ट भी फर्दर कहीं पे करूंगा ताकि वो 15,000 मुझे और कमा के दे, ठीक है। तो इस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, मेरी होती है फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ। और ये फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो अल्टीमेटली रिजल्ट करती है वेल्थ क्रिएशन में, ठीक है। इसी थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मेरी जो सर्वाइवल नीड्स है, फॉर एग्जाम्पल वो है 15,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अब अगर मैं 15,000 रुपए कमाऊंगा और 15,000 रुपए मैं इनकम अपनी करूंगा और 15,000 मैं खर्च करूंगा अपनी सर्वाइवल नीड्स पे, तो मेरे पास बचेगा क्या? जीरो, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोशिश क्या रहती है कि हम अपनी सर्वाइवल नीड्स को जो है वो पूरा कर सके, ठीक है। तो मेरी अगर 15,000 रुपए की सर्वाइवल नीड्स है पर मंथ, तो मैं कोशिश करूंगा मैं मिनिमम 15,000 रुपए पर मंथ कहीं से ऑब्टेन करूं बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ताकि मैं अपनी सर्वाइवल नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकूं। लेकिन क्या मैं 15,000 पे ही स्टॉप करूंगा? ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम हो गई 25,000, तो इसमें से मैं कोशिश क्या करूंगा कि जो मेरी कंफर्ट नीड्स है उन पे खर्च करूं, ठीक है। वो अगर मैंने भी कंफर्ट नीड्स पे भी खर्च कर दिया तो मेरे पास पैसा फिर भी कुछ नहीं बचेगा। तो लेकिन होता क्या है, ऑर्डिनरली क्या होता है, एज अ हाउस होल्ड हम लोग क्या करते हैं, हम इस अर्निंग में से कुछ पैसा अपना सेव करते हैं। हमें सारा अपनी नीड्स पे स्पेंड नहीं करते, इसमें से कुछ पोर्शन हमसे 30-40% सेविंग करते हैं, ठीक है। अब सेव करने का मतलब ये नहीं कि मैंने पैसा बचाया और उसको बचा के अपने घर में रखा, हम ऐसा नहीं करते। what we normally do, what we ideally do is, हम क्या करते हैं आइडियली, what we ideally do is कि हम इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, चाहे बैंक्स में, चाहे एफडीज में, या चाहे कहीं और हम इसको इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? ताकि ये जो सेव्ड पैसा है, जो सेव्ड पैसा है हमारा, ये हमें कुछ फर्दर पैसे कमा के दे। अदरवाइज अगर हमारी ये सेविंग आइडियल रहेगी तो ये कुछ कमा के तो देगी नहीं। तो डिफरेंस क्या होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में? सेविंग वो पैसा होता है जो हमारे पास आइडियल पड़ा होता है, और इन्वेस्टमेंट वो पैसा है जो हमने डाला है किसी ऐसी जगह जहां पे फर्दर पैसा कमाने की कैपेबिलिटी उस चीज में है, लाइक शेयर्स में, स्टॉक में, एफडीज में, बिजनेस में, कहीं और हमने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस सब प्रोसेस से क्या होता है कि अगर मैंने अपनी इनकम से अपनी नीड्स को है वो पूरा कर लिया, उसके बाद जो पैसा मेरा बचता है वो मैं सेव करता हूँ, और सेविंग के बाद इन्वेस्ट करता हूँ, दिस ऑल रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल ग्रोथ। इससे क्या होती है, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। पहले केस में 15,000 से 15,000 में खर्च करता तो मेरे पास बच क्या रहा था? जीरो। लेकिन सेकंड केस में जब मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरी यहाँ पे कुछ फाइनेंसेस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिनको हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और फाइनली जो इन्वेस्टमेंट्स मेरी है इनको मैं कलेक्टिवली क्या नाम देता हूँ फाइनेंशियल टर्म्स में? वेल्थ, ठीक है, वेल्थ।
तो दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बेसिकली है, ये हमें समझना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला स्टेज जो होता है वो होता है पैसा कमाना फॉर लाइवलीहुड फॉर सर्वाइवल, ठीक है। इसका दूसरा स्टेज क्या होता है कि अगर मैंने अपनी सर्वाइवल नीड्स को पूरा कर दिया तो मैं क्या करूंगा, सेविंग करूंगा और उस सेविंग से इन्वेस्टमेंट करूंगा, और इन्वेस्टमेंट के बाद क्या करूंगा, इस सब से रिजल्ट क्या होगा, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी और मेरी वेल्थ जो है फाइनली एक्यूमुलेट हो जाएगी, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बदले में हमें क्या मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बदले में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट, हमें कोई मुनाफा होता है, हमें पैसा मिलता है, या हमारी कैपिटल जो है वो एप्रिशिएट होती है ना, हमारे पास कोई पैसा पड़ा है उस पैसे की वर्थ बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई एफडी करी है ₹1,00,000 की, मैंने आधे साल के लिए 6 महीने के लिए कोई बैंक में रखी, तो ये मेरे पास एप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी मेरी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेरे पास क्या आउटकम रहता है, या तो कोई प्रॉफिट होगा, कोई पैसा भी आप लिख सकते हैं इसमें, प्रॉफिट, पैसा, या मेरी कोई वेल्थ जो है, मेरी कोई कैपिटल जो है वो एप्रिशिएट होगी एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और उस एप्रिसिएशन को, उस प्रॉफिट को मैं मेजर कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू मेजर कर सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ फाइनली कि मेरा 6 महीने में कितना कैपिटल बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ पैसा, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिटर्न मेरे पास क्या होता है, प्रॉफिट, कैपिटल का एप्रिसिएशन, और मैं इसको पैसे में मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये कंसिडरेशन टर्म मैंने इससे पहले भी डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, होता है कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन का सिंपल मतलब अगर समझे तो वो होता है बदला, ठीक है, रिटर्न, आप यहां पे लिख लीजिए। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने जाऊंगा, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, उसके बदले आपको कुछ मिलेगा, कुछ मतलब पैसा मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन, यानी जो आपको किसी चीज के, किसी काम के, किसी एक्टिविटी के बदले में मिलेगा, जो आपको कोई एक्टिविटी के बदले में मिलेगा उसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेन गोल हमारा क्या रहता है, वो कंसिडरेशन लेने का, वो कंसिडरेशन हासिल करना हमारा मेन गोल रहता है, ठीक है। अब इसकी अब एग्जांपल देख लीजिए एक्टिविटीज की, हजारों एग्जांपल आपके सामने होंगे। एक बंदा, मैंने फैक्ट्री की एग्जांपल सारी ली है समझने के लिए, एक बंदा फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम कर रहा है, तो ये कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ये एज अ वर्कर, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज इसका पर्पस जो है लाइवलीहुड कमाना है, पैसा कमाना है। अगर एक बंदा उसी फैक्ट्री में मैनेजर है, वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि फाइनली उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस वही है। और उसी फैक्ट्री में एक बंदा फैक्ट्री ओनर भी है, तब भी वो परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो तीनों केस में, वेदर एक फैक्ट्री वर्कर है, फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री ओनर है, तीनों केस में ये एक्टिविटी कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। रीजन बीइंग, तीनों केस में जो पर्पस है वो लाइवलीहुड है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, या हमारे पास कोई फाइनेंशियल गेन है। एक फैक्ट्री वाला अगर फैक्ट्री डालता है तो क्यों डालता है, उस फैक्ट्री से वो कमाना चाहता है। एक मजदूर अगर फैक्ट्री में काम करता है क्यों करता है, वो उस मजदूरी से कुछ अपना लाइवलीहुड कमाना चाहता है। एक मैनेजर अगर किसी फैक्ट्री में मैनेजमेंट का जॉब, मैनेजमेंट का काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, बिकॉज वो अपना लाइवलीहुड, अपना जो अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल ग्रोथ, वो सब नीड्स पूरी करना चाहता है। तो ये हमने पूरा समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या चार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ। चलिए थोड़ा सा हम टॉपिक पे ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम टॉपिक से अलग हटके कुछ बात करेंगे, ठीक है। एज अ ह्यूमन हम इस दुनिया में आए हैं,
तो वी हैव कम एज अ ह्यूमंस। इस दुनिया में और भी स्पीशीज है, खाली ह्यूमंस नहीं है, लेकिन ह्यूमंस जो है वो सबसे सुपीरियर स्पीशीज है इस पूरे दुनिया में। ठीक है, तो जब हम एज अ ह्यूमंस इस दुनिया में आए हैं, तो क्या हमारा सोल पर्पस इस दुनिया में, हमारा सोल पर्पस बस अर्निंग का है? क्या इस दुनिया में हमारा सोल पर्पस जो आने का है, क्या वो ये है कि हम आके यहाँ पे पैसा कमाए और वो पैसा फिर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हासिल करें? क्या ये सोल पर्पस है हमारे आने का? तो अगर हम जितने भी रिलीजियस थॉट्स जो है, कोई भी रिलीजन की वो पढ़े, जितनी भी फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल थॉट्स है, वो इंसान को लेके, ह्यूमन को लेके, जितने भी ह्यूमन साइंसेस इवॉल्व हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सब साइंसेस, सब रिलीजियस आइडियोलॉजीज, सब फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज इस चीज पे एग्री करती है कि ह्यूमन के इस दुनिया में आने का सोल पर्पस अर्निंग, कमाना और फिर कमा के अपनी नीड्स को पूरा करना नहीं है। ठीक है, कमा के अपनी, पहले कमाया और उस कमाई हुई इनकम से अपनी नीड्स पूरी की, ये सोल पर्पस इस दुनिया में आने का नहीं है। देयर आर अदर एलिमेंट्स, कुछ और काम है, कुछ और पर्पसेस है जिसके लिए ये ह्यूमन इस दुनिया में है। हमने पहला क्या कहा कि जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं कमाने के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, लाइवलीहुड के लिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाई जाती है। ठीक है, लेकिन अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देयर आर सम एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड फॉर आवर सेटिस्फैक्शन, जो हम अपने सुकून के लिए, अपने पीस के लिए, अपने इनर पीस के लिए हम वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, व्हिच आर अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिनको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसको हम ऐसे अगर समझना चाहे तो जो ह्यूमन बीइंग बेसिकली है, जो ह्यूमन बीइंग, जो इंसान है, ये दो एलिमेंट से बना हुआ है। एक एलिमेंट इसका है बॉडी और एक एलिमेंट इसका है सोल। ठीक है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी। सारे रिलीजियस साइंस, सारे स्पिरिचुअल साइंस, सारे फिलोसॉफिकल जो ह्यूमन साइंस जो हम पढ़ते हैं, वो सब इस चीज पे हमें समझाते हैं कि हर किसी ह्यूमन बीइंग में दो टेंडेंसीज होती है। तो हमने कहा कि इंसान की नीड्स होती है, तो वो नीड्स जब एक ह्यूमन की है तो उसका मतलब हमारी बॉडी की भी नीड्स है और हमारी सोल की भी नीड्स है। ठीक है, जो हमारी बॉडी की नीड्स है उसमें से बेसिक नीड कौन सी है, तो आपको ऑलरेडी पता है, जो हमने बताया हुआ है, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। ठीक है, ये बेसिक नीड्स में फॉल होती है, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। अगर आप ध्यान से देखें तो फूड जो है किसकी नीड है, बॉडी की है या सोल की है? फूड बॉडी की नीड है। क्लोथिंग किसकी नीड है, सोल की है या बॉडी की? बॉडी की नीड है। शेल्टर किसकी नीड है, बॉडी की है, सोल की है? बॉडी की है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो ह्यूमन बीइंग के ये वाले एलिमेंट की है। लेकिन इसके अलावा जो हमारा दूसरा एलिमेंट है उसकी भी तो कुछ नीड्स है, तो वो हम पूरा करते हैं थ्रू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लाइक हम अपने हिसाब से कोई भी वर्शिप करते हैं, कोई भी एक्ट ऑफ वर्शिप, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, तो ये एक्टिविटीज हम थ्रू आउट द लाइफ करते हैं। ठीक है, बट इनसे ना हम कोई पैसा कमाते हैं, ना इनके पीछे पर्पस कोई होता है पैसा कमाने का, बट फिर भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ये हमारी स्पिरिचुअल नीड्स या हमारी जो सोल की नीड्स होती है उसको पूरा करती है। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन बीइंग के दूसरे एलिमेंट को एड्रेस करती है। ठीक है, इसी तरह हम कोई कल्चरल गैदरिंग में जाते हैं, हम कोई कल्चरल गैदरिंग में जाते हैं, या हम कोई चैरिटेबल एक्ट करते हैं, हम किसी को चैरिटी देते हैं, या हम किसी ऑर्फनेज में कोई दान करते हैं, कोई सदका करते हैं किसी ऑर्फनेज में, तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी किस में फॉल करती है? ये सारी एक्टिविटीज आपकी फॉल करती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, क्योंकि दिस रिजल्ट्स इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन। इसका पर्पस ये नहीं होता कोई इकोनॉमिक फायदा उससे उठाना या उससे कोई फाइनेंशियल गेन हासिल करना।
ठीक है, तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को वापस ले आते हैं अपने डिफरेंस चार्ट में, ठीक है, समझने के लिए। इकोनॉमिक हो गया था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ नॉन मॉनेटरी नीड्स ऑफ अ पर्सन, यानी वो सारी नीड्स जो हमारी है जो अदर देन मॉनेटरी है, लाइवलीहुड के अलावा जो हमारी नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर दोज नॉन मॉनेटरी नीड्स? कौन सी नॉन मॉनेटरी नीड्स है इंसान की जो उसको पूरा करने की जरूरत है? तो इसका आंसर है सोशल नीड्स, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ सोशल सेटअप, हम एक सोशल सेटअप का पार्ट है। तो इस सोशल सेटअप का पार्ट होने के लिए हमारे पास नीड ये है कि हम सोशल ग्रुप का पार्ट बने, हम सोशलाइज करें, हम लोगों से मिले जुले, लोगों की खबर पूछे, लोगों की हेल्प करें। तो ये सब हमारी नीड्स है, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम एक सोसाइटी का पार्ट है, तो इसलिए हमारी सोशल नीड्स है। सिमिलरली अगर हम किसी रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हमारी कुछ रिलीजियस नीड्स है, ठीक है। तो उन नीड्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम रिलीजियस गैदरिंग्स अटेंड करते हैं, हम रिलीजियस एक्ट्स ऑफ वर्शिप जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो उन सब का जो पर्पस होता है वो मॉनेटरी होता है? आंसर इज नो, वो होता है नॉन मॉनेटरी। तो ये मेरी फॉल करती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। सिमिलरली हम एक कल्चरल सेटअप का पार्ट है, उस कल्चर की कुछ जरूरतें हैं, जब मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूँ जो उस कल्चर में फिट होती है तो वो हमारी कल्चरल नीड है, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं फॉल करें, हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सिमिलरली हमारी इमोशनल नीड होती है कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई दोस्त हो, हम उससे बात करें, हम जाते हैं अपने दोस्त से मिलते हैं, हम जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं, हम कोई एक्सकर्शन पे जाते हैं, कोई पिकनिक पे जाते हैं। तो ये सब हमारा इमोशनल नीड में फॉल करता है, बिकॉज इनका पर्पस भी पैसा कमाना नहीं होता, ठीक है। तो अब तो डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया होगा कि हमारी दो टाइप की नीड्स है, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और नॉन मॉनेटरी नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। वो कौन सी नॉन मॉनेटरी नीड्स हमारी है? सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, इमोशनल, सेंटिमेंटल नीड्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्या हम इन सब एक्टिविटीज की वर्थ जो है वो मनी में मेजर कर सकते हैं? आंसर इज नो। मैं अपने दोस्त के साथ 1 घंटा स्पेंड किया, तो क्या मैं आके ये बोल सकता मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, मुझे कितने पैसों का, मुझे कितने रुपीस का, मुझे कितने रुपयों का प्रॉफिट हुआ? आंसर इज नो। मैं जो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इनका जो मेजर है मैं उसको पैसे में कंसिडर नहीं कर सकता, उसको मैं पैसे में मेजर नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर डन फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो इसमें कोई भी पैसे का मेजरमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। चौथा पार्ट मैंने कहा था कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बदला। जब मैं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं तो किसी बदले के अगेंस्ट करता हूं, जब मुझे कुछ रिटर्न में मिलता है तभी मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता हूं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैंने क्या कहा? डन विदाउट कंसिडरेशन, मैं ये बिना किसी बदले के करता हूं। इससे मेरा जो इंटेंशन रहता है वो रहता है कि मुझे कोई बदला इसके अगेंस्ट नहीं चाहिए, कोई रिटर्न, कोई प्रॉफिट इसके अगेंस्ट मुझे नहीं चाहिए। और उसमें मैंने एक और वर्डिंग ऐड की है, और इनएडुकेट कंसिडरेशन। हो सकता है कोई कंसिडरेशन हो लेकिन वो इतनी हो कि उसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड ना हो। ये चीज थोड़ी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो तो पहला पार्ट तो इजी है कि हम बिना किसी कंसिडरेशन के बगैर करते हैं, लेकिन इनएडुकेट कंसिडरेशन का क्या मतलब, इसको समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चैरिटेबल रेस्टोरेंट खोला, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। तो मैंने इसमें ये कहा कि जो मेरी कॉस्ट लगेगी, जो मेरी कॉस्ट होगी, मैं उतना ही जो है वो चार्ज करूंगा फॉर फूड, सो देयर विल बी नो प्रॉफिट एलिमेंट। मैं इसमें से खुद कुछ नहीं कमाऊंगा, ठीक है। मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे रन करूंगा, ठीक है। तो मेरी ये एक्टिविटी जो है ये बन जाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाई बिकॉज प्राइमरी पर्पस इज नॉट प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सपोज मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो लगा से 1000 रुपए पूरे दिन में, 10,000 ले लीजिए।
पूरे दिन में 10,000 का मटेरियल मुझे रेस्टोरेंट में खर्च हुआ, और इस 10,000 में से मैं जो फूड पैकेट्स बना पाया वो बना पाया 100। ठीक है, तो कॉस्ट पर पैकेट क्या आती है मेरी? 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर जो भी मेरे पास बेनिफिशियरी आ रहे हैं रेस्टोरेंट में, मैं सबसे 100 रुपए ले रहा हूँ, सो देयर इज कंसिडरेशन, मैं उनसे कंसिडरेशन तो ले रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं उनको फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन मेरी जो कंसिडरेशन है उसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है, देयर इज नो प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड। तो मेरी एक्टिविटी जो रहेगी रहेगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पॉइंट क्या है, बॉटम लाइन क्या है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो हमेशा कंसिडरेशन होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडरेशन या तो एब्सेंट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जैसे मैं दोस्त के साथ गया, 1 घंटा बाहर घूमा, इसमें देयर इज नो कंसिडरेशन। लेकिन अगर मैंने कोई चैरिटेबल एक्ट कर रहा हूँ, कोई चैरिटेबल वेंचर चला रहा हूँ, उसमें देयर कैन बी कंसिडरेशन, बट कंसिडरेशन में देयर शुड बी नो प्रॉफिट एलिमेंट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, देयर शुड बी नो प्रॉफिट एलिमेंट। अगर प्रॉफिट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉस्ट पर पार्सल 100 आया और मैं इसको रेस्टोरेंट में बेच रहा हूँ 105 110 रुपए पर हेड पे, तो देयर इज प्रॉफिट एलिमेंट, तो तभी एक्टिविटी मेरी कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आई होप पॉइंट इज टेकन। और अब मैंने इसमें एग्जांपल दी है, अपने ट्रस्ट की दी है, जैसे सपोज हमारा लतीफ्स एकेडमी है और हमारा एजुकेट ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैंने जस्ट एग्जांपल दी है इसमें, ये हमारी एग्जांपल्स है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड। हम जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर विदाउट एनी कंसिडरेशन, दे आर विदाउट एनी कंसिडरेशन और एनी फाइनेंशियल मोटिव, तो इन दैट केस इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जस्ट आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझ आने के लिए। अब अपने आसपास कोई ऑर्फनेज देखते हैं, तो ऑर्फनेज जो सर्विसेज दे रहा है व्यक्ति पर, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। आप किसी लिसन करते हैं, कोई भी रिलीजियस सेरेमन हो या कोई भी मोटिवेशनल स्पीच आप लिसन करते हैं, तो दीज एक्टिविटीज फॉल इन द लिस्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज सफिशिएंटली एक्सप्लेन्ड। तो अगर हम कंक्लूड करना चाहे कि हमारे पास जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्राइमरी पर्पस होता है to earn livelihood, to earn money, or to obtain some sort of financial gain, and non-economic activities are performed for satisfaction of non-monetary needs, जो हमारी other than monetary needs है एक इंसान की, उनको पूरा करने के लिए हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और वो मैंने लिस्ट दिया है कि हमारी कौन सी नीड्स होती है अदर देन मॉनेटरी नीड्स। ठीक है, पॉइंट एक तो का पहला पार्ट हो गया कवर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि अब जो आगे हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ पे हम मारते हैं कांटा। अब हमें आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो होती है 3 टाइप की। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें भी आपको बिजनेस स्टडीज में बिजनेस आगे पढ़ना है, ये बस आपको समझ के यहाँ पे ये खत्म हो जाएंगे, आगे इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, पॉइंट टेकन। जैसे हमने पहले पढ़ा ह्यूमन एक्टिविटीज, वहां पे हमने पढ़ा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक हमने समझा पर बात छोड़ दिया, फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक में हमारे पास 3 ऑप्शन है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिजनेस। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हम समझ के आगे डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में आगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रोफेशन को पढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे। बिजनेस को मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, बिकॉज बिजनेस हमें डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम एक डिस्टिंक्शन चार्ट बनाएंगे तीनों का, जैसे हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का बनाया, वैसे ही हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो रिकॉल करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू अर्न
लाइवलीहुड या टू अर्न सम फाइनेंशियल गेन। तो उसमें हमारे पास 3 तरीके होते हैं कोई भी पैसा कमाने के। इट इज ईदर थ्रू बिजनेस और थ्रू प्रोफेशन और थ्रू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप भी अपने आसपास देख सकते हैं कि जो लोग भी पैसा कमाते हैं इन तीनों तरीकों में से किसी तरीके से पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोफेशन और पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्या होता है प्रोफेशन या प्रोफेशनल इनकम या प्रोफेशन क्या होता है? ठीक है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोफेशन इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन हमारे पास एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑब्वियसली, क्योंकि इससे हम पैसा कमाते हैं। बट कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोफेशन? प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हमारे पास होना चाहिए स्पेशलाइज्ड स्किल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक, प्रोफेशन हम उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोलते हैं जिसमें हम यूज करते हैं कोई स्पेशलाइज्ड स्किल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इस चीज को समझते हैं वो क्या होती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर की। एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर की। आपको पता है कि अगर हम डॉक्टर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जब वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देता है तो वो पैसा कमाता है। तो डॉक्टर का पैसा कमाना इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज अ प्रोफेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। या एक लॉयर ले लीजिए। तो अब मैं सोच रहा हूं ठीक है डॉक्टर या लॉयर ले लीजिए, लॉयर तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, मैं भी कल को काला कोट लगा के कोर्ट जाके वहां पे लीगल प्रैक्टिस शुरू करूंगा अपनी और वहां से पैसा कमाऊंगा। ठीक है, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? आप बोलेंगे नहीं, आंसर इज नो। एक लॉयर या एक डॉक्टर बनने के लिए मुझे सबसे पहले एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक वो नॉलेज लेनी पड़ेगी जो मुझे इस प्रोफेशन के बारे में सब कुछ थॉरोली बताए और समझाए। यानी एक लॉयर, एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब जो प्रोफेशंस है, इनको हम प्रोफेशंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर आर बॉडी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा उठ के व्हाइट एप्रन पहन के डॉक्टर बन गया, या कोई भी बंदा एक सीए ऑफिस खोल के सीए बन जाता है, या कोई भी बंदा एक ब्लैक कोट पहन के जाके लीगल प्रैक्टिस कर सकता है। आंसर इज नो। सबसे पहले उसको वो प्रैक्टिस करने के लिए, वो काम करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्पेसिफिक नॉलेज लेनी पड़ेगी। और इस नॉलेज के अलावा उसको स्पेशल स्किल सेट्स अपने डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने यही लिखा था यहाँ पे, प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्पेशलाइज्ड स्किल सेट चाहिए। तब आप वो प्रोफेशनल स्किल, वो स्किल सेट और वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज यूज करके पैसे कमा सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज रेंडर करेंगे, उन सर्विसेज के अगेंस्ट आपको फीस मिलेगी, आपको अपना मुआवजा मिलेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोफेशन में वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन क्या होता है? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का ये मतलब है कि इसके लिए जो है, जो एक नॉलेज होती है, इसके लिए जो एक स्किल सेट चाहिए, इसमें जिन चीजों को आपको पता होना चाहिए वो सब वेल डिफाइंड है। यानी एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कैसे मेडिसिन देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कब आपको कितनी मेडिसिन देनी है, कब आपको कैसे पेशेंट को हैंडल करना है, वो सब एक वेल डिफाइंड नॉलेज है और वो नॉलेज आपको हासिल करनी चाहिए। आप कल को सीए की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपने ऑडिट कैसे करना है, आपने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, अपने अकाउंट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो सब एक बॉडी ऑफ नॉलेज उसके लिए है। उसके लिए पूरा अपना करिकुलम है, उसके लिए पूरा अपना बुक्स है, उसके लिए पूरा अपना एक मैकेनिज्म है
तो वो सारा जब आप सीखेंगे, उसमें स्पेशलाइज करेंगे, वो स्किल सेट आप हासिल करेंगे, उसके बाद आप वो प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हैं और तब जाके आप इस प्रोफेशन को अंडरटेक कर सकते हैं एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अबाउट प्रोफेशन इज कि प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड स्किल सेट चाहिए और स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हो कि प्रोफेशन हमारे पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, पॉइंट टेकन। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या मतलब है इसका कि प्रोफेशन में एंटर करने के लिए ऐसा नहीं है कि जो भी बंदा चाहे अपने मन मर्जी से आके प्रोफेशन में चला जाए। उस प्रोफेशन में आने के लिए आपको सबसे पहले उस प्रोफेशनल नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद आपने वो एग्जाम या वो डिग्री या वो रिकॉग्निशन जो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है वो हासिल करके उसके बाद आप उस प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी अगर आप डॉक्टर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, और जब आपको एज अ एमबीबीएस आपको डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तभी उसके बाद आप डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले वो लीगल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, आपको वो डिग्री लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, उसके बाद ही आप एक लॉयर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रोफेशन में पहला क्या है कि हमारे पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है हमारे पास। इसमें स्पेशलाइज्ड हमारे पास जो है तौर तरीके, मैकेनिज्म सब कुछ होते हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे। दूसरा, इसमें एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आके ये प्रोफेशनल जो है एक्टिविटी परफॉर्म कर सके जब तक उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो डिस्टिंग्विश करता है प्रोफेशन को बाकी चीजों से, वो है रेगुलेटरी बॉडी। इस चीज को ध्यान रखिए कि प्रोफेशन जो है वो रेगुलेट जो करता है वो एक रेगुलेटरी बॉडी करती है। जितने बड़े बड़े प्रोफेशन है, जाने माने प्रोफेशन है, उन सब को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई बॉडी, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट बनाया गया है, ताकि उस प्रोफेशन का जो भी होगा, कौन प्रोफेशनल कहलाएगा, कौन कैसे डिग्री कर सकता है, कौन कैसे प्रैक्टिस कर सकता है, तो किसको डिग्री देनी है, किसको सर्टिफाई करना है, किसको नहीं करना, वो सब जो है वो ये प्रोफेशनल बॉडी लुक आफ्टर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो सीए इंस्टीट्यूट है, वो मैंने लास्ट टाइम कहा था, वो है आईसीएआई, जो रेगुलेट करता है सीए प्रोफेशन इन इंडिया। यानी सीए का सिलेबस क्या रहेगा, आपने क्या क्या पढ़ना है सीए बनने से पहले, आपको कौन कौन सा एग्जाम देना है, आपको कितने टाइम में एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद जब आप इस बॉडी के बनाए हुए करिकुलम और इस बॉडी के बनाए हुए एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के जरिए आपको डिग्री मिल जाती है, आपको रिकॉग्निशन मिल जाती है, फिर आप उस प्रोफेशन में एंटर होके आप सीए की सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक है, तो तीसरा जो होता है इसमें उसको बोलते हैं हम रेगुलेटरी बॉडी। सिमिलरली अगर हम लॉयर की बात करें तो हमारे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, एमसीए जिसको आमतौर से बोलते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज की बात करेंगे तो बस इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है। ठीक है, इंजीनियर्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया है। तो कुल मिला के जो भी प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड डिग्री या नॉलेज है, उसके लिए हमारे पास एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, जो बॉडी डिटरमाइन करती है कि आपको क्या इस पर्टिकुलर प्रोफेशन की मेंबरशिप मिल सकती है या नहीं। जैसे जब कोई डॉक्टर बनता है तो उसको एमसीआई का एक नंबर मिलता है, जब हम सीए बनते हैं तो एमसीआई का एक, जब हम सीए बनते हैं तो हमें आईसीआई का एक नंबर मिलता है। तो जब आपने उस बॉडी की मेंबरशिप ले ली, जब आपने उसके पूरे जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर लिए, उसके बाद ही आप प्रोफेशनल बन के वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे पाएंगे, अदरवाइज आप प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं दे सकते। ठीक है, तो पहला क्या है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी। दूसरा, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, हर कोई बंदा आके ये काम नहीं कर सकता। तीसरा, उस आपने जो रेगुलेटरी बॉडी इसकी है जो सब कुछ डिसाइड करेगी, आपने उसके थ्रू इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही मेंबरशिप लेने के बाद ही आप एज अ प्रोफेशनल जो है वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक, फोर्थ फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कोड ऑफ कंडक्ट। ये ध्यान से देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या मतलब है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए।
कि एज अ प्रोफेशनल, जब आपने एक प्रोफेशनल डिग्री ले ली, जब आपने एक प्रोफेशनल स्किल सेट हासिल कर लिया थ्रू रेगुलेटरी बॉडी, एज अ प्रोफेशनल आपका कंडक्ट क्या रहना चाहिए, एज अ डॉक्टर आपका कंडक्ट क्या रहना चाहिए अपने पेशेंट्स के साथ, एज अ लॉयर आपका क्या रहना चाहिए कंडक्ट अपने क्लाइंट्स के साथ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसके साथ क्या कंडक्ट रहना चाहिए, वो सारा कंडक्ट जो है वो रेगुलेट करता है आपकी रेगुलेटरी बॉडी। यानी यानी जब आपको प्रोफेशनल डिग्री मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल आजाद है, जैसे मर्जी आप अपनी प्रैक्टिस, अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस को रन करो। अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस रन करने के दौरान भी आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, जो गाइडलाइंस आपके रेगुलेटरी बॉडी ने इस प्रोफेशन के लिए सेट कर रखी है। तो बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी, बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, आप यू आर गवर्न्ड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनको हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो आपको वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पढ़ेंगे, और अगर आप वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करेंगे इस प्रोफेशन की जो कि रेगुलेटरी बॉडी ने सेट कर रखे, तो रेगुलेटरी बॉडी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है जो उनको पावर्स दिए गए होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सीए प्रोफेशन में, मैं अपने प्रोफेशन का ज्यादा बता सकता हूँ, कुछ रेगुलेशंस ये है कि आप जो वर्क है वो सॉलिसिट कैसे कर सकते हैं। लाइक आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कोई वर्क सॉलिसिट करने के लिए। लाइक आपका जो बोर्ड होगा उसका पर्टिकुलर साइज होगा, आप उसके ज्यादा बियॉन्ड बोर्ड का साइज नहीं रख सकते, जो आपका साइन बोर्ड होगा जो आप बाहर लगाते अपने ऑफिस के। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं कि आप किसी प्रोफेशनल मैगजीन में, आप किसी न्यूज़पेपर में, आप किसी एडवर्टीजमेंट में आप अपना काम सॉलिसिट नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में फॉलो होती है। तो बीइंग अ या देयर इज अ सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स, एक साल में आप कितने नंबर ऑफ ऑडिट्स कर सकते हैं, इसलिए कि अगर हम बहुत ज्यादा करेंगे तो हो सकता है कि काम में क्वालिटी जो है वो सेक्रीफाइस हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक सीलिंग रखी है, आईसीए ने एक सीलिंग रखी है नंबर ऑफ ऑडिट्स। ठीक है, मैं ये सी प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये सब फॉल करता है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में। ठीक है, कि अगर आप एक प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी के मेंबर है तो उसके जो बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस है आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। प्रोफेशन में क्या होता है, यू आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, आपको वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका फॉलो अगर आप नहीं करेंगे तो यू आर लायबल फॉर एक्शन। जो भी एक्शन उस प्रोफेशनल बॉडी के रूल्स में है वो आपके अगेंस्ट ले सकती है, इंक्लूडिंग आपकी मेंबरशिप जो है वो टर्मिनेट कर सकती है, या फाइन पेनल्टी जो भी उस ऑफेंस का जो होगा, उस ऑफेंस की जो सजा होगी, उस ऑफेंस का जो रखा होगा उन्होंने सजा उस रेगुलेटरी बॉडी ने, तो वो आपको लगा सकते हैं। ठीक है, तो चौथी बात क्या हो गई, कोड ऑफ कंडक्ट। सबसे पहला कि प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, आपको एक स्पेशल नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर फील्ड की। अगर आप उस पर प्रोफेशनल स्किल सेट हासिल करना पड़ेगा, अगर आप उस फील्ड में आना चाहते हैं तो पहले वो नॉलेज हासिल कर लीजिए, फिर स्किल्स सीख लीजिए। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी रहेगी, और वो रेगुलेटरी बॉडी क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट आपका सेट करेगी। ठीक है, पार्ट नंबर ई, प्रोफेशन में क्या होता है, आप सर्विसेज कौन सी नेचर की देंगे एज अ प्रोफेशनल, क्या आपको कुछ बेचना है, कोई गुड सेल करने हैं, आंसर इज नो। एज अ प्रोफेशनल आपको देनी है कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज, चाहे आप डॉक्टर है, लॉयर है, चाहे आप सीए है, या कोई भी और प्रोफेशनल है, सीएस है, सीडब्ल्यू है, तो आपको जो स्कोप रहेगा सर्विसेज का वो रहेगा कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज। आप अपने प्रोफेशन के रिलेटेड, अपने काम के रिलेटेड लोगों को कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक है, दैट इज इट। अगर किसी का फाइनेंशियल मैटर है तो आप फाइनेंशियल मैटर में एडवाइजरी देंगे, अगर लीगल मैटर तो लॉयर लीगल मैटर में एडवाइजरी देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपका जो नेचर है वो कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विसेज रहेगा। एक और पॉइंट है, प्रोफेशनल जो है उसकी जो आउटपुट होता है वो इंटेंजिबल होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, या तो वो टेंजिबल होते हैं या इंटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल मतलब एक दुकानदार, एक शॉपकीपर कुछ बेच रहा है तो हम उसका जो प्रोडक्ट है आउटपुट हम उसको देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, टच कर पाएंगे, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल गुड्स। जैसे आप शॉप पे जाते हैं, आप अपना घर कुछ लेके आते हैं, सपोज आप शॉप पे गए और अपने लिए खाने की कोई बिस्किट, कोई खाने की कोई चीज लेके आए,
तो उस चीज को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेबल प्रोडक्ट या टेंजेबल गुड्स। लेकिन जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, प्रोफेशनल की जो सर्विस होती है वो इनटेंजेबल होती है, आप उसको देख देख फील या टच नहीं कर पाएंगे। वो सर्विस इन नेचर ऑफ कंसल्टेंसी, इन नेचर ऑफ एडवाइजरी होती है। तो इसलिए उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब हम उनको देख टच या फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका नेचर कंसल्टेंसी एडवाइजरी सर्विसेज का होता है। और पैसे आप कैसे कमाओगे? हाउ डू यू अर्न मनी फ्रॉम प्रोफेशनल? आपको मिलती है फीस, जो सर्विस आप क्लाइंट को देते हो, जो सर्विसेज आप पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है, जो सर्विसेज आप आगे देते रेंडर करते हैं, उसके अगेंस्ट आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है। डॉक्टर को फीस मिलती है, ठीक है, हम कभी नहीं कहते डॉक्टर को वेजेस मिली है, डॉक्टर को फीस मिलती है। सिमिलरली सीए को प्रोफेशनल फीस मिलती है अगेंस्ट द सर्विसेज व्हिच यू आर रेंडर्ड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल फी, जो आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो कंसिडरेशन जरूरी होना चाहिए। तो आपको जो बदले मिलेगा वो प्रोफेशनल फी मिलेगा। एक बार वाइंड अप करते हैं फटाफट से। मैंने पहले ही कहा कि हमारा मेन फोकस बिजनेस पे रहेगा, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पढ़ के हम उसके बाद छोड़ देंगे। प्रोफेशन आपके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आपको नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी पूरी, उसके बाद आप प्रोफेशन में आ सकते हैं। आपको स्किल सेट अपने उसमें डेवलप करने पड़ेंगे, तभी आप आ सकते हैं। आपकी एंट्री जो है इसमें रेस्ट्रिक्टेड होती है, हर कोई नहीं आ सकता, आपको पर्टिकुलरली वो प्रोफेशनल एजुकेशन, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब आप प्रोफेशन का पार्ट कहलाएंगे। तीसरा, हर बड़े प्रोफेशन की रेगुलेटरी बॉडी होती है जो पूरा इस प्रोफेशन में जो भी गवर्नेंस है वो पर्टिकुलर वो बॉडी करती है। चौथा, हमारे पास हर प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो उस प्रोफेशन के मेंबर्स को फॉलो करना पड़ेगा। पांचवा, जो नेचर ऑफ सर्विसेज होता है वो कंसल्टेंसी एडवाइजरी सर्विसेज होती है। हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो इंटेंजिबल होते हैं, वो हम टच फील नहीं कर पाएंगे। और लास्टली हमें प्रोफेशनल फीस मिल जाती है अगेंस्ट आर प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। प्रोफेशन के अलावा दूसरा तरीका जो पैसे कमाने का है वो होता है एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम अपनी आम लैंग्वेज में, अपनी आम बोलचाल में नौकरी करना बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपनी आम बोलचाल में बोलते हैं नौकरी करना, जॉब करना। क्या होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन? आपको समझ आ गया कि हम प्रोफेशनल नॉलेज लेके पैसा कमा सकते हैं, हम वही तो पढ़ रहे हैं कि पैसा कैसे कमा सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोफेशन तो आपको समझ आ गया। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जिसे आम लैंग्वेज जॉब करना। क्या मतलब होता है जॉब करना? जॉब करने का मतलब ये होता है कि आप जो है अपनी पर्सनल सर्विसेज, ठीक है, जैसे हमने प्रोफेशन में क्या वर्ड यूज किया, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, बट यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के केस में यू डोंट नीड एनी स्पेशलाइजेशन, ठीक है। हो सकता है कि बाद में पर्टिकुलरली एम्प्लॉयर बोले कि मुझे ये चाहिए, लेकिन प्राइमा फेसी एम्प्लॉयमेंट आपकी होती है पर्सनलाइज्ड सर्विस। पर्सनलाइज्ड सर्विस का क्या मतलब होता है कि आपको जो एम्प्लॉयर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपको फलाना फलाना काम करना है, उस काम के अगेंस्ट में आपको पर्टिकुलर सैलरी मिलेगी, ठीक है। फर्क क्या है दोनों? एज अ प्रोफेशनल मैंने अपना ऑफिस सेटअप किया और अपने मेरे ऑफिस में क्लाइंट आया, मैंने क्लाइंट को सर्विस दी, क्लाइंट ने मुझे उसके अगेंस्ट फीस दिया। बट एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करते हैं? आप किसी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जाते हैं, आपके एम्प्लॉयर के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो एम्प्लॉयर आपको जो काम देगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मंथ, आप वो काम करेंगे और उस काम के बदले एम्प्लॉयर जो है वो आपको सैलरी देगा, एक फिक्स्ड सैलरी देगा, ठीक है। तो ऐसे अगर हम इस टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, जहां पे हम अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज रेंडर करते हैं एम्प्लॉयर को इन रिटर्न फॉर सैलरी, ठीक है। सिंपली तो आपको पता ही होगा। उसके बाद चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कर ले या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट कर ले, दोनों एम्प्लॉयमेंट ही होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते हैं और प्राइवेट में आप किसी प्राइवेट एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय रहते हैं। आपको काम कौन सा करना? आपको काम वही करना है जो काम आपको एम्प्लॉयर ने दिया है, तो इसमें स्पेसिफाइड काम वही करना है जो आपको एम्प्लॉयर बताए। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड काम या स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर ने जो काम आपको बताया वो काम आपने करना है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें पर्सन रेंडर करता है पर्सनलाइज्ड सर्विसेज अंडर सम एग्रीमेंट, ठीक है,
इन रिटर्न फॉर सैलरी या वेज। ठीक है, सैलरी या वेज। दूसरा तरीका इसका है वर्किंग इसको सिंपली इसको बोलते हैं वर्किंग फॉर अदर्स, दूसरे के लिए काम करना। आप किसी एम्प्लॉयर के पास गए, वो आपको जो काम बोलेगा वो आप करेंगे, उसके बदले आपको सैलरी मिल जाएगी। इसको हम बोल सकते हैं वर्किंग फॉर अदर्स। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का, वो है पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। सर्विसेज आपने वही देनी है जो आपको अपना आपका एम्प्लॉयर बोले, आपको वो सर्विसेज देनी है। पर्सनलाइज्ड का एक और मतलब यहाँ पे होता है, वो ये होता है कि ये सर्विसेज आपने ही देनी है, आपके बगैर कोई और नहीं दे पाएगा। यानी जिसको हायर किया गया है एम्प्लॉयमेंट में, वही बंदा सर्विसेज वहां पे देगा, उसी को ही सर्विसेज देनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रोफेशन में आपको जो रिलेशनशिप बनता है अपने क्लाइंट के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल क्लाइंट रिलेशनशिप। कि आप प्रोफेशनल है और आपका क्लाइंट जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप है वो क्या बनेगी, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ठीक है, जिसके अंडर आप काम करते हैं वो कहलाएगा आपका एम्प्लॉयर, और जो काम करेगा वो कहलाएगा एम्प्लॉई। ठीक है, वो कहलाएगा एम्प्लॉय। ठीक है, इसको तो अपने वर्ड्स नहीं होंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब में हमारे पास या एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास, जॉब तो हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, मेन वर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, चाहे वो वर्बल हो या रिटन। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो वो आपके साथ एग्जीक्यूट करती है एक रिटन एग्रीमेंट, कि आप कितने टाइम के लिए जॉब करेंगे, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, इंक्रीमेंट कितना रहेगा, आप क्या क्या सर्विसेज देंगे इस पीरियड में। तो आपके साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। लेकिन अगर आप छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर की बात करें या छोटे मोटे ऑफिस की बात करें जो एम्प्लॉयज लेते हैं, तो वर्बली आपके साथ ये सबसे डिस्कस करते हैं कितनी सैलरी लोगे, क्या काम करोगे, दैट इज इट। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका रहता है, चाहे रिटन हो चाहे वर्बल हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो लिखी होती है, वो डिस्कस्ड होती है। आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मेंशन होती है। अब लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में ये रिटन होता है, और छोटे छोटे सेक्टर्स में ये आपके पास वर्बल होता है। अच्छा जी, और आपको रिटर्न में क्या मिलता है, प्रोफेशन में आपको तो फीस मिलती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या रिटर्न में क्या मिलता है, हमें मिलता है वेज या मिलती है सैलरी विद नो रिस्क। विद नो रिस्क का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट लोग क्यों करते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट सबसे सेफ काम है करने के लिए, बिकॉज आपको कोई पैसा नहीं लगता, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, आपने एक एग्रीमेंट कर लिया, आप गए और आप कल से जॉब पे जा रहे हैं। तो देयर इज नो रिस्क, देयर इज नो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, आपको कोई पैसा नहीं लगा हुआ है, आप गए, काम किया और पैसा कमाया, क्योंकि रिस्क फ्री है, कोई रिस्क है ही नहीं इसमें। तो इसलिए लोग इस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं, बिकॉज सबसे इजी ऑप्शन, सबसे सेफ ऑप्शन हमारे पास जॉब का ही रहता है। और आपको जो ये सैलरी है वो मिलेगी इरेस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयर कमाए या नहीं कमाए। ठीक है, बिकॉज आपका लिंकेज जो है वो प्रॉफिट के साथ या एम्प्लॉयर की परफॉर्मेंस के साथ नहीं होता। आप सिंपली अपना जो आपने जो आपको काम बोला गया है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपने वो कर लिया तो आपको उसके अगेंस्ट सैलरी मिल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैंने कहा कि सीए जो है, अगर सीए ने अपना एक ऑफिस खोला तो सीए कौन सी सर्विस दे रहा है, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, अब इस सीए ने 2 एम्प्लॉइज हायर किए, इसको मैं आसानी से समझ सकते हैं। सपोज मिस्टर ए एक सीए है, इसने अपना 1 या 2 लाख रुपए लगा के अपना ऑफिस सेटअप किया। ठीक है, इस ऑफिस में क्या करेगा, क्लाइंट आएंगे उनको प्रोफेशनल सर्विसेज देगा, जो क्लाइंट इसको फीस देंगे, हमने सीखा भी प्रोफेशन में। अब इस सीए को लग रहा है कि मैं अपना काम अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, तो उसने एम्प्लॉय रखा मिस्टर बी। तो इस केस में जो मिस्टर बी है ये क्या बन गया, एम्प्लॉई, और ए बन गया एम्प्लॉयर। ठीक है, अब मिस्टर बी ने क्या कोई पैसा लगाना है इस बिजनेस में, आंसर इज नो, नो इन्वेस्टमेंट। इसका कोई रिस्क है, नो। इसको सैलरी मिलेगी से मंथली 20,000 या 30,000 जो भी एग्रीमेंट होगा, चाहे ये सीए कमाए, प्रॉफिट में जाए, लॉस में जाए इसका ऑफिस, तब भी इसको मंथली ये 20,000 रुपए, 25,000 रुपए मिल जाएंगे। तो इसलिए इसका कोई पैसा नहीं लग रहा, इसकी कोई रिस्क नहीं है,
इसलिए ये इसका एम्प्लॉयर कहलाया जाएगा और मिस्टर ए इसका एम्प्लॉयर बनेगा, इसका एम्प्लॉय कहलाया जाएगा। ना इसकी कोई इन्वेस्टमेंट है, ना इसका कोई रिस्क है। इसको पे किया जाएगा अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर्ड। जो भी इसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इसको काम करने के लिए बोला गया है, जो भी इसको वहां पे करना है सी ऑफिस में, तो ये वो सर्विसेज रेंडर करेगा, उसको अपना पैसा मिल जाएगा। विल बी पेड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड ओनली। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है कि वेज एंड सैलरी मिलेगी विदाउट एनी रिस्क, विद नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है आपका। आप एम्प्लॉयर के पास गए, आपने अपना काम किया जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया था, और आपको उसके बदले पैसा मिल जाएगा। सो देयर इज नो रिस्क। वन मोर पॉइंट, नो इन्वेस्टमेंट नीडेड। अब कोई पैसा, मैंने एक्सप्लेन किया, कोई पैसा नहीं लगाना एम्प्लॉयमेंट में। आप जॉब करने जाते हो, कोई पैसा नहीं लगाते उसमें, तो आप सिंपली जाके अपना काम वहां पे करते हैं, आपको पैसा मिल जाता है। और लास्टली आपका जो रेम्यूनरेशन है वो लिंक्ड होता है टू टाइम और वर्क, ये समझने की जरूरत है। आप जैसे सीए में हमने, प्रोफेशनल में हमने क्या कहा कि आपको प्रोफेशनल सर्विस के अगेंस्ट फीस मिल जाती है। सैलरी में वैसा नहीं है, आपका काम जो है वो लिंक्ड होता है, या काम आपका जो रेम्यूनरेशन होता है, जो रिटर्न होता है, वो लिंक्ड होता है आपके काम के साथ या आपके टाइम के साथ। ठीक है, इसको समझते। सपोज मिस्टर ए ने एक एम्प्लॉय रखा मिस्टर बी, या मिस्टर बी रखा। अब मिस्टर बी को ये दो बेसिस पे पे कर सकता है, सैलरी जिसको हम बोलते हैं, रेम्यूनरेशन को बोलते हैं, पे कर सकता है। ठीक है, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय। एक होता है बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन टाइम, यानी आप एक महीना यहाँ पे जॉब करो, एक मंथ जॉब करो, आपको हम देंगे 20,000 रुपए। इसको हम वैसे टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं फिक्स्ड वेज, जो कि आपको मिलना ही मिलना है, फिक्स्ड वेज। लेकिन दूसरा इसको बोल सकते हैं बेस्ड ऑन आउटपुट या बेस्ड ऑन वर्क। इसके साथ दूसरा एग्रीमेंट ये हो सकता है कि अगर आपने मंथली सपोज एक्स नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैंडल किए, सपोज 10 क्लाइंट्स हैंडल किए, तो आपको पर क्लाइंट देंगे 1,000 रुपए। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं एम्प्लॉयमेंट में पे आउट करने के। पहला बेस्ड ऑन टाइम, जिसको हम फिक्स्ड बोलते हैं, यानी आपको मंथली मिलेंगे 20,000। दूसरा होता है नहीं, आपको वैसे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बेस्ड ऑन आउटपुट या बेस्ड ऑन वर्क, मतलब आपको पर क्लाइंट मिलेगा 1,000 रुपए। जितने क्लाइंट्स आप हैंडल करोगे मेरे मंथली, उतने में आपको 1,000 रुपए दूंगा। तो सपोज ये बंदा मंथली 10 क्लाइंट्स हैंडल करेगा, तो ये कमाएगा 10,000 रुपए, बिकॉज इसका जो वेज है वो लिंक्ड है विद परफॉर्मेंस, विद वर्क। ठीक है, तो चाहे फिक्स्ड हो चाहे बेस्ड ऑन आउटपुट, दोनों केस में एम्प्लॉयमेंट ही कहलाती है। ठीक है, आज का जो ट्रेंड है और जो बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती है कि पे स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिक्स्ड पे, जो कि आपको मिलता ही मिलता है। दूसरा होता है वेरिएबल पे, विच इज लिंक्ड टू परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो पे स्ट्रक्चर आज बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती है, वो दोनों एलिमेंट्स रखते हैं पे के। सैलरी में दोनों एलिमेंट्स रखते हैं, फिक्स्ड भी जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, और लिंक टू परफॉर्मेंस वाला भी एक एलिमेंट रखते हैं। बट दोनों केस में ये एम्प्लॉयमेंट ही कहलाती है। ठीक है, तो फटाफट से चेक करते हैं, उसको वाइंड अप करते हैं। हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। हमने सबसे पहले पढ़ा था फटाफट से, ह्यूमन एक्टिविटीज दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा प्राइमरी पर्पस होता है पैसा कमाना, नॉन इकोनॉमिक में पैसा होता है अदर देन मॉनिटरी पर्पस होता है, अदर देन मॉनिटरी नीड्स। फिर हमने इकोनॉमिक में पढ़ा था कि हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस हम अलग से पढ़ेंगे कल डिटेल में, अभी हमने टच किया प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशनल हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, स्पेशलाइज्ड स्किल सेट होता है, जिसको यूज करके हम प्रोफेशनल फीस कमाते हैं। आपके पास रेगुलेटरी बॉडी होती है, आपके पास एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, और एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपका प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी जो है वो सेटअप करता है। एम्प्लॉयमेंट में आप पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज कौन सी आपको देनी है? जो आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। आपका रिलेशनशिप जो बनता है वो बनता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। आपको काम कौन सा करना है जो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, जब आपका एम्प्लॉयर बोले। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां रिटर्न करती है, छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर में वर्बल भी चल जाता है। आपको आपकी सैलरी या वेजेस मिलेगा विदाउट एनी रिस्क, कोई पैसा आपने नहीं लगाना। और आपका रेम्यूनरेशन जो है वो या तो काम के साथ या टाइम के साथ लिंक किया जाएगा। ठीक है,
इसके साथ हम आज का ये जो है क्लास वो खत्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बिजनेस, और फिर हम एक कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।